शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलवरकर की हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम इसके सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने गोलवरकर के अनुसार ही जानने की कोशिश करी कि राष्ट्र क्यों जरूरी है और राष्ट्र को बनने के लिए वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की उन्हें जरूरत पड़ती है। सबसे पहले वे देश की बात करते हैं कि राष्ट्र के लिए एक देश का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए भारत के इस सरजमीन को ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। दूसरा, नस्ल नस्ल जिसको राष्ट्र की आत्मा माना है इन्होंने, और बिना उसके अस्तित्व के राष्ट्र की कल्पना संभव ही नहीं है। तीसरा, संस्कृति जो इन्हें एक अलग पहचान देती है। वो अलग बात है कि ये यहाँ पर रह रहे अल्पसंख्यकों की पहचान को बहुसंख्यकों के अंदर समाहित करने की बात करते हैं, उनकी अलग संस्कृति के साथ उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। चौथा बात यह करते हैं धर्म की, जहां डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह दोनों ने ही धर्म को व्यक्ति का एक व्यक्तिगत मसला बताया है, वहीं गोलवरकर का कहना है कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में धर्म का बहिष्कार नहीं किया जा सकता और राजनीति में उसको एप्रोप्रिएट इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है। राम का मुद्दा इनका राजनीतिक मुद्दा ही है, यदि उसे हटा दिया जाए, जिसका इस्तेमाल ये राजनीतिक गोलबंदी के लिए करते हैं, तुष्टिकरण के लिए करते हैं, तो उनका मुद्दा भी खत्म हो जाएगा, इनका वोट बैंक भी घट जाएगा। उसके बाद पांचवा और अंतिम एलिमेंट है भाषा, जिसको ये बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। भाषा के जरिए एक राष्ट्र की पहचान किस तरह होती है, उसके ऊपर ये लोग एम्फेसिस करते हैं। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, यही इनका कॉन्सेप्ट है और इसीलिए इन्हें भारत के इस सरजमीन को एक्वायर करने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र बनाने की पहली सीढ़ी जो है वो भाषा ही है, जबकि यहाँ की मुख्य भाषाएं 15 भाषाएं हैं, उन सबको खारिज करके हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनाने के पीछे यही एक मकसद है। इन सब चीजों के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी, अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके थर्ड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अध्याय 3। अब तक हमने विश्व युद्ध के पहले के प्रमुख राजनीतिक लेखकों के नजरियों की पड़ताल की और प्राचीन इतिहास का सहारा लेकर अपने इस निष्कर्ष को पुष्ट किया कि राष्ट्र की अवधारणा 5 वैचारिक संगठक कारकों से बनती है: देश, नस्ल, धर्म, संस्कृति और भाषा, जो कि 5 आवश्यक तथा अपरिहार्य घटक होते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इन पांचों की एक समरूप समग्रता में राष्ट्र का अस्तित्व बना रहता है और इनमें से किसी एक के विनाश से स्वयं राष्ट्र ही नष्ट हो जाता है। अब हमें विश्व युद्ध के बाद के समय को देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या वही पुराना नियम अब भी सही है या फिर क्या इसे त्याग दिया गया है और किसी नए नियम से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, अथवा इसमें कुछ संशोधन किया गया है। बार बार ये लोग इन्हीं 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पे जोर देते रहे हैं, जबकि बहुत से यूरोपीय देशों ने धर्म को दरकिनार कर दिया है और धर्म अब उन देशों में व्यक्तिगत मसला है। वैज्ञानिक सोच के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं और विश्व गुरु का दंभ भरने वाला भारत जो है वो वैज्ञानिक सोच में कितना पिछड़ता जा रहा है, ये सब कुछ भी समझे जाने की जरूरत है। जहां तक संविधानों का सवाल है, इस युद्ध से ज्यादातर प्रमुख यूरोपीय राष्ट्र अप्रभावित ही रहे। जर्मनी एक राजशाही वाले राज्य से बदलकर एक लोकतांत्रिक राज्य हो गया, लेकिन इसके राष्ट्रीय जीवन पर सरकार के रूप में बदलाव से कोई फर्क नहीं पड़ा। हिटलर के बाद जर्मन ने अपने आप को राजतंत्र से लोकतंत्र में कन्वर्ट कर लिया और उसने तरक्की करी। उस पर भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं, हालांकि इनका जो राष्ट्रवाद है वो जर्मनी से उधार लिया गया है। बावजूद इसके ये लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि हिटलर के 8 साल के काल में जर्मनी की जो दुर्गति हुई और हमारे देश में तो 10 साल हो गए हैं और आगे 5 साल की तैयारी शुरू हो गई है। रूस के साथ भी यही है, लेकिन पुराने रोमानिया राष्ट्र तथा आसपास के दूसरे राष्ट्रों के अवशेषों और पराजित राष्ट्रों से छीने गए भूभागों को मिलाकर अनेक छोटे छोटे राज्य बनाए गए हैं। तो यहाँ पर रूस, आज जिसे हम रशिया कहते हैं, यदि आपको याद हो ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में भी उसको सबसे पहले यूएसएसआर कहा जाता था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कलेक्टिव उसको बुलाया जाता था, यानी कि यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, जो बाद में खंडित हुआ। मेरे ख्याल से गल्फ वॉर के आसपास का ये टाइम रहा होगा जब
यूएसएसआर जो है खंडित हुआ और उसमें से कजाकिस्तान, रोमानिया, रूस अलग-अलग देशों में विभाजित हो गए। इस प्रकार ये नए राज्य राजनीतिक संरचना मूल राष्ट्रीय नस्ल के साथ नस्ली, सांस्कृतिक तथा भाषाई स्तर पर भिन्न लोगों को जोड़कर बनाए गए थे। अब ये इस बात को कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर अल्पसंख्यक कभी खालिस्तान की मांग उठाते हैं, पाकिस्तान अलग बन गया, बांग्लादेश अलग बन गया, तो उसी तरीके से यूएसएसआर भी टूटकर अलग-अलग छोटे-छोटे देशों में तब्दील हो गया है। जो पहले कलेक्टिव यूएसएसआर माना जाता था, तो भारत को उससे कंपेयर कर रहे हैं कि भारत खंडित ना हो, उस खतरे को टालने के लिए हम जो है इसको एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इतना अल्पसंख्यकों को सप्रेस करेंगे तो पता नहीं क्या इसकी हालत होगी। इस प्रकार ये नए राज्य राजनीतिक संरचना मूल राष्ट्रीय नस्ल तथा नस्ली, सांस्कृतिक तथा भाषाई स्तर पर भिन्न लोगों को जोड़कर बनाए गए थे। इसीलिए इन राज्यों में शांतिपूर्ण सरकारों की स्थापना के लिए कुछ मानक नियम बनाने जरूरी थे। लीग ऑफ नेशंस ने इन सभी परिवर्तनों तथा पुनर्निर्माणों की निगरानी की थी और अब प्रसिद्ध हो चुके अल्पसंख्यक संधियों यानी कि लीग ऑफ नेशंस के फॉर्मूले बनाए थे, जिससे विदेशी तथा राष्ट्रीय नस्लों के अधिकारों को बराबरी से समायोजित किया जा सके और ऐसे राज्यों में अल्पसंख्यकों को आवश्यक सुरक्षा दी जा सके। यदि वास्तव में दुनिया इस विचार की होती कि राष्ट्रीय राजनीतिक एकता ही दूसरा एकता का नाम है और नस्ल, धर्म, संस्कृति और भाषा का राजनीतिक सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है, तब तो कोई दिक्कत होती ही नहीं, क्योंकि तब ऐसा कोई वर्ग ही नहीं होगा जो विशिष्ट सुविधा या सुरक्षा की मांग करे। लेकिन व्यावहारिक तौर पर दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक दिमागों से मिलकर बनी लीग ऑफ नेशंस इस तरह नहीं सोचती और ऐसा नहीं लगता कि वे नादान राजनीतिक आंदोलनकारियों द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण से सहमत है। अब अल्पसंख्यकों की क्या परिभाषा दे रहे हैं? अल्पसंख्यक की परिभाषा कि देश में शामिल जनता का वह वर्ग जिसके नागरिक जनसंख्या के बहुसंख्यक जन से नस्ल, धर्म और भाषा में भिन्न है, अल्पसंख्यक कहलाता है। इस बिंदु पर स्पष्ट है कि हर राष्ट्र के पास अनिवार्य रूप से अपनी स्वयं की राष्ट्रीय नस्ल, धर्म और भाषा विद इन ब्रैकेट संस्कृति का अलग से जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नस्ल, धर्म और भाषा जिन तीन के जिक्र में वे अपने आप सम्मिलित होती है। अल्पसंख्यकों की समस्या की चर्चा करना हालांकि हमारी आज की समस्या को सही तरीके से समझने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वह इस किताब की विषय वस्तु से बाहर की चीज है। जाहिर सी बात है, अल्पसंख्यकों के जीवन में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो उन्हें सप्रेस करके रखना चाहते हैं और जो इनकी बात ना माने उसे डिटेंशन सेंटर में डालने की बात करते हैं। ये जो भी कुछ जर्मनी में हिटलर ने किया यहूदियों के साथ, उसका पूर्ण समर्थन करते हैं और कहते हैं कि भारत में भी अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमान और ईसाइयों के साथ यही सलूक होना चाहिए। लगातार इनके लेखन में यही बातें कही गई हैं। बंच ऑफ थॉट्स में भी यही विचार जो है इन्होंने लिखित तौर पर लिखे हैं। वे केवल एक छोटे से वाक्य में ये कहेंगे कि ऐसी विदेशी नस्लों के साथ राष्ट्र के वरीयतापूर्ण व्यवहार के लिए ये जरूरी है कि वे यहाँ नए खुद से आकर बसे नव धनाढ्य न हो और राज्य की कुल आबादी में उनका हिस्सा 20वीं सदी से कम न हो। नव धनाढ्य, धनवान लोगों से इन्हें डर लगता है। बाहर से आकर यदि बसेंगे तो यहाँ पर जरूरत मतलब पैसा होगा तो लैंड भी एक्वायर करेंगे और लैंड एक्वायर कर लेंगे तो फिर अपनी तरीके से बसावट भी उस पर करेंगे। इसलिए इन्हें धनाढ्य लोग नहीं चाहिए, इन्हें एकदम ऐसे लोग चाहिए जो इनके रहमो करम के मोहताज हों। सीएए के थ्रू ये लोग जो दूसरे लोगों को यहाँ पर लाकर बसाने की बात कर रहे हैं वो और क्या है, इससे भी आप इसे स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं। और उसके बाद ये ऐसी बात बता रहे हैं और जो यहाँ के अल्पसंख्यक हैं उनके बारे में इनके क्या विचार हैं। अब अपने विषय पर वापस लौटते हैं। युद्धोत्तर काल के राजनेताओं ने हालांकि धर्म, संस्कृति और भाषा के राष्ट्र की अवधारणा
कि संगठक तत्व होने की कोई बात नहीं कही है, लेकिन परोक्ष रूप से ऐसा स्वीकार किया और यहां तक कि उन्होंने नस्ल की अनिवार्य भूमिका पर भी जोर दिया। जहां तक भौगोलिक एकता का सवाल है, चूंकि हर वह राज्य जिस से वे संबद्ध थे, कोई हवा में तो थे नहीं। उन सब की बाकायदा सीमाएं थी, जिसमें अपनी राष्ट्रीय नस्ल आरंभ से ही रहती थी। तो देश को राष्ट्रीय जीवन के लिए आवश्यक संगठक घोषित करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो मतलब कुछ इंडिजिनियस पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, जो शुरू से ही, जिन्हें मूल संतान कहा जा सकता है किसी भी राष्ट्र की। और अपने पहले ही चैप्टर में इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को जो है, यहाँ पर यहूदी और पारसियों का एग्जाम्पल इन्होंने खास तौर से कोट किया है कि किस तरीके से इन लोगों को इनके नेटिव नेशन से खदेड़ दिया गया और इनके लैंड को जो है दूसरे लोगों ने जब्त कर लिया और एक नई राष्ट्रीयता का उदय उनके लैंड पे किया। अपने नेटिव नेशन से बिछड़कर ये लोग खाना बदोश की तरह भटक रहे हैं, लेकिन पैलेस्टीन का एग्जाम्पल देकर इन्होंने कहा कि यहूदियों को यहां पर दोबारा बसाने की कोशिश की गई। अब वही एग्जाम्पल यहां पर दोबारा ये कोट कर रहे हैं, इसे जरा ध्यान दीजिए। तो देश को राष्ट्रीय जीवन के लिए आवश्यक संगठक घोषित करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि उस समय साफ हो गया जब निर्वासित यहूदियों को उनकी खोई हुई राष्ट्रीयता वापस दिलाने के लिए लीग ऑफ नेशंस की सहायता से ब्रिटेन ने उन बिछड़े हुए बच्चों को उनके पुराने हिब्रू देश फिलिस्तीन में बसाना शुरू किया। और सेकंड चैप्टर में ही ये बोल चुके हैं कि मृत हिब्रू अपने राष्ट्रीय जीवन को बसाने की एक नाकाम कोशिश है पैलेस्टीन में यहूदियों को बसाया जाना। यहूदियों ने अपनी नस्ल, धर्म, संस्कृति और भाषा को कायम रखा था। अपनी राष्ट्रीयता को पूर्ण करने के लिए बस उन्हें उनके स्वाभाविक भूभाग की आवश्यकता थी, यानी कि अपने नेटिव नेशन की आवश्यकता थी। तो ये लोग भी अपने नेटिव नेशन में क्यों नहीं चले जाते हैं? अब मसला या सवाल तो यही है, क्यों आप भारत की सरजमी को, यहाँ के इंडिजिनियस पीपल यानी कि मूल संतानों को यहां से खदेड़ कर जो है कहीं बसाने की बात ही नहीं करते हैं? हसदेव के जंगलों में जो हो रहा है, वहां से बड़ी संख्या में आदिवासियों को हटाया जा रहा है। उनको विस्थापित ये लोग कहां करेंगे? कभी इस बारे में इन लोगों ने कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। यदि नेटिव नेशन की इतनी ही इंपॉर्टेंस है, जैसा कि हिंदुत्व में सावरकर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नेटिव नेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। भारत हमारा मातृ देश नहीं है, ये हमारी कर्म भूमि है। हमारी मातृभूमि तो हमारा नेटिव नेशन है, जिसको कि अमूमन हम लोग यूरेशिया कह देते हैं। तो इनके लिए इनकी जो प्रतिबद्धता है अपने नेटिव नेशन के लिए है, भारत की सरजमी के लिए नहीं है। ये हिंदुत्व में हमने क्लियरली पढ़ा था और साथ ही ये भी पढ़ा था, सावरकर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 1921 से लेकर 1931 की जब जनगणना हो रही थी, तब अंग्रेजों ने इन्हें मौका दिया था कि ये अपने आप को हिंदू की बजाय आर्य लिखवा सकते हैं। तब लोकमान्य तिलक ने आर्य लिखने की सलाह दी थी, लेकिन सावरकर ने उस सलाह को मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि जब तक हम लोग अपने मकसद में पूरी तरीके से को पूरा नहीं कर लेते अपने मकसद को, तब तक हमें अपने आप को हिंदू ही कहलवाना चाहिए। इस चीज के लिए आप एपिसोड हिंदुत्व का 22 और 23 दोनों ही एपिसोड देख सकते हैं, जिसमें इन सब बातों का जिक्र है। चैप्टर 5 के तहत टॉपिक था हिंदू नाम ध्वज का जो चिन्ह है, उसके लिए टॉपिक था, मैं भूल रही हूं, हिंदू नाम विश्व के लिए अभिमान का घोतक है। चैप्टर 5 में ये टॉपिक था और इसी के अंडर बने हुए 2 एपिसोड हैं, एपिसोड 22 और एपिसोड 23, उन्हें आप जाकर सुन सकते हैं। फिलिस्तीन में हिब्रू राष्ट्र का पुनर्निर्माण केवल इस तथ्य की पुष्टि करता है कि एक पूर्ण राष्ट्रीय विचार के निर्माण के लिए देश, नस्ल, धर्म, भाषा और संस्कृति का निश्चित तौर पर एक साथ अस्तित्वमान होना अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रकार यह साफ है कि विश्व युद्ध तथा उसके फलस्वरूप हुए समायोजनों ने पुरानी अवधारणा को प्रभावित नहीं किया है और यह कि पहले
की तरह दुनिया तथा खासतौर पर पश्चिमी देश इस कथन को दृढ़ता से सही मानते हैं कि राष्ट्रीय विचार स्वयं को इन 5 संघटक एकताओं भौगोलिक, नस्ली, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भाषाई के एक साथ निरपवाद रूप से अस्तित्वमान होने में अभिव्यक्त करता है और जीवन प्राप्त करता है। तो वैसे तो ये लोग पश्चिम की विचारधारा से बड़े प्रभावित रहते हैं। इनका राष्ट्रवाद भी जो है वो पश्चिम से उधार लिया हुआ है, इनका खुद का नहीं है ये। इन्हें यहाँ पर अपने आपको पूरी तरीके से फैलाने के लिए एक विचार की जरूरत थी जो इनके दिमाग में नहीं आ रहा था, और पश्चिम के विचारकों ने उनको ये दे दिया राष्ट्रवाद के रूप में, जैसा कि जर्मनी में हुआ, नस्लवाद कहना चाहिए। और यहाँ के जो आदिवासी हैं, जिन्हें अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इंडिजिनियस पीपल या मूल संतान वही माने जाते हैं किसी भी देश में। आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, चाहे किसी भी फिलोसोफर या हिस्टोरियन की कोई भी बुक पढ़ लीजिए, उसमें इंडिजिनियस पीपल को ही सिर्फ मूल संतान कहा जाता है। उन्हें ये लोग खदेड़ रहे हैं, जैसा कि हसदेव का एग्जाम्पल मैंने दिया। उनको बसावट के लिए लोग क्या कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम विराम देते हैं। जानने समझने के लिए बहुत सारा कुछ है, धीरे धीरे करके इसको आत्मसात कीजिए, और जहां आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर मेंशन कीजिए, मैं उसे एक्सप्लेन जरूर करूंगी। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ बुक रीडिंग नहीं, आपको राइटिंग्स को समझाना भी है। इसीलिए जो भी कुछ समझ नहीं आता उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन किया कीजिए, और आपको ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं ये भी जरूर मेंशन किया कीजिए। इसी के साथ अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में, इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। जय भीम, धन्यवाद।